Welcome back to our channel everyone. In previous video we have learned about diastrophic forces. In today's video we'll be completing catastrophic forces. As I told you, diastrophic forces are slow and continuous forces, whereas catastrophic forces are sudden and discontinued forces. Catastrophic forces are further of two types, volcano and earthquake. Earthquake क्या होता है? Earthquake is disturbance in Earth's interior which led to release of strain energy. इसका क्या मतलब है? सी इफ दिस इज आवर अर्थ सरफेस, अगर इसके किसी भी पॉइंट पर इंटीरियर के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस हो रही है, ये डिस्टर्बेंस किस वजह से होगी? ड्यू टू सम एंडोजेनिक फोर्सेस। अगर कोई भी डिस्टर्बेंस हो रही है तो जिसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होगी। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी दैट हैज़ बीन स्टोर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फॉर सो लॉन्ग। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अनडिस्टर्ब्ड पड़ा रहता है तो उसके अंदर भी एक एनर्जी होती है। जैसे ही आप उसको डिस्टर्ब कर देते हो, दैट एनर्जी विल रिलीज आउट। ठीक है, उस एनर्जी के रिलीज आउट होने से क्या होता है? यहाँ पर एक रिपल इफेक्ट जो है क्रिएट होता है। यू विल बेटर अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल ऑफ वाटर। सी अगर ये पानी है, कोई भी अगर वो स्टेबल पड़ा है पानी, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से बैठा है अपना। लेकिन अगर आपने इसके अंदर यहाँ पर कहीं पर एक स्टोन गिर दिया, उस स्टोन की वजह से क्या होता है? नाउ दिस वाटर विल बी डिस्टर्ब्ड। उसकी वजह से यहाँ पर एक वेव लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसको हम बोलते हैं रिपल इफेक्ट। ठीक है, इस रिपल इफेक्ट की वजह से क्या होता है? सी जोन से पॉइंट पर डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुई है, इसे हम बोलते हैं फोकस। द पॉइंट विच इज़ परपेंडिकुलर टू फोकस, ये पॉइंट, इसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, और ये जो रिपल इफेक्ट की वजह से वेव्स बनी हैं, इसे हम बोलते हैं अर्थक्वेक वेव्स या फिर सेस्मिक वेव्स। ठीक है, ये जो वेव्स हैं ये टू टाइप्स की होती हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स क्या है? जब तक ये वेव्स अर्थ सरफेस के अंदर ही रह रही हैं, ठीक है, जब तक ये सरफेस के अंदर अवेलेबल हैं तब तक हम इसे बोलेंगे बॉडी वेव्स। बट जैसे ही ये बॉडी वेव्स यहाँ पर अर्थ के सरफेस पे रीच कर गई हैं और ऐसे से बाहर आ गई हैं, तब हम इसे बोलेंगे सरफेस वेव्स। ठीक है, बॉडी वेव्स जो हैं ये फर्दर टू टाइप्स की होती हैं, द पी वेव्स जिसको हम प्राइमरी वेव्स भी बोलते हैं, और एस वेव्स जिसको हम सेकेंडरी वेव भी बोलते हैं। सी मैंने क्या बताया? ये अर्थ है, यहाँ डिस्टर्बेंस हो गई है, स्ट्रेन एनर्जी रिलीज हो गई है, ऐसे ऐसे रिपल इफेक्ट बन गया है। ये जो वेव्स अंदर हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बॉडी वेव्स। अब जोन सी वेव सबसे पहले अर्थ के सरफेस पे पहुंची, यानी कि जोन सी वेव रेस में फर्स्ट आ गई, उसे हम बोलेंगे पी वेव। लेकिन जोन सी वेव्स फॉलो अप कर रही हैं पी वेव्स को, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी वेव्स। जो पी वेव है इसकी हाई वेलोसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू एस वेव्स, यानी कि ये एकदम तेज़ी से अर्थ के सरफेस को हिट करती हैं। अभी जितना तेज़ी से सरफेस को हिट करेंगी उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। जैसे अगर मान लो कोई दो आदमी हैं, वो एक दूसरे के तरफ भाग रहे हैं और वो अगर कोलाइड कर गए हैं, तो वो जितनी ज़्यादा उनकी स्पीड होगी उतनी ज़्यादा तेज़ से वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। वैसे ही पी वेव की वेलोसिटी तेज़ होती है तो ये ज़्यादा तेज़ी से कोलाइड करती है विद अर्थ सरफेस, जिसकी वजह से इट कोज मेजर शॉक, whereas एस वेव कोज माइनर शॉक्स। ठीक है, और जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो उसमें क्या होता है? आपको सबसे पहले एक मेजर शॉक फील होता है, तो लेकिन उसके कुछ टाइम बाद आपको एक तो माइनर शॉक्स फील होते हैं। तो जब भी आप मेजर शॉक फील कर रहे हो यानी कि आपने पी वेव को फील किया है, बट अगर आप माइनर शॉक्स फील कर रहे हो तो आपने एस वेव्स को फील किया है। लेकिन कई सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती हैं जिसके अंदर कोई मेजर शॉक ना हो, बट देयर विल बी अ सीरीज ऑफ माइनर शॉक्स, उसको हम क्या बोलेंगे? अर्थक्वेक स्वैम। अर्थक्वेक स्वैम क्या है? यानी कि एक ऐसा कंडीशन जिसके अंदर कोई भी मेजर शॉक नहीं है बट देयर विल बी अ सीरीज ऑफ माइनर शॉक्स। ये क्यों हो सकता है? ये कब होगा कि मेजर शॉक एब्सेंस क्यों है, यानी कि पी वेव एब्सेंस है? नो, इट डजंट मीन दैट पी वेव इज एब्सेंट, इट मीन्स दैट द वेव्स आर सो वीक कि वो एक मेजर शॉक कर ही नहीं पा रहे हैं। यानी कि अगर देखो, ये अगर अर्थ है, अगर फोकस पॉइंट हमारा यहाँ है तो ये सीधा कितनी तेज़ी से जो है अर्थ की सरफेस से टकरा सकती हैं। ठीक है, और तो ये ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेंगी। लेकिन यही अगर अर्थ का सरफेस अगर
सॉरी यही अगर हमारा फोकस यहाँ है तो इसको पहुँचने में टाइम लगेगा। पहुँचते पहुँचते ये क्या हो जाती है, इसकी जो एनर्जी है ये वीक हो जाती है। जब एनर्जी वीक हो जाती है तो वो मेजर शॉक करने लायक ही नहीं बचती, वो सिर्फ और सिर्फ माइनर शॉक करने की स्थिति में होती है। ठीक है, उसके बाद आएगा सरफेस वेव्स। सरफेस वेव को हम एल वेव्स भी बोलते हैं। ये भी फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं, आर वेव्स एंड क्यू वेव्स। आर वेव्स क्या होता है, सी इफ दिस इज आवर अर्थ सरफेस, ठीक है, तो इसके नीचे नीचे यहाँ पर बॉडी वेव्स हैं। जैसी बॉडी वेव्स बाहर आ गई हैं तो वो क्या बन जाएंगी, एस वेव्स। अगर बाहर आके वो वेव्स इस फॉर्म में मूव कर रही हैं, यानी कि वो अप एंड डाउन मूवमेंट कर रही हैं, तो अब हम उसे क्या बोलेंगे, आर वेव्स। लेकिन अगर वो अप एंड डाउन मूवमेंट ना कर ऐसे क्या कहेंगे इसे, 2 and 4th मूवमेंट कर रही हैं, तो वो क्या होगा, क्यू वेव। अगर अप एंड डाउन मूवमेंट है तो वो क्या है, आर वेव। अगर 2 and 4th मूवमेंट है तो वो क्या है, क्यू वेव्स। जो क्यू वेव्स हैं दीज आर मोर डिस्ट्रक्टिव। अब ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव क्यों हैं, सी जो आर वेव है वो बेचारी कभी तो बाहर आ रही है, कभी अंदर जा रही है, कभी बाहर आ रही है, कभी अंदर जा रही है। तो जब जिस पॉइंट पे ये बाहर है ना, सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट पे ये डिस्ट्रक्शन करेगी। जिस पॉइंट पे ये अंदर है, या तो ये यहाँ पर कम डिस्ट्रक्शन करेगी या करेगी ही नहीं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो डिस्ट्रक्शन पावर है ये डिवाइड हो जाता है। किस किस में डिवाइड हो जाता है, जब ऊपर है तब ये डिस्ट्रक्शन कर रही है, नीचे है तो ये डिस्ट्रक्शन नहीं कर रही है। ऑन द अदर हैंड जो क्यू वेव है वो तो बाहर ही रहती है, पूरा टाइम ही सरफेस पे रहती है, तो वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो जो है इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं विद रिलेटेड टू अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, स्टेन एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग अर्थक्वेक, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम मेजर करते हैं वाया रिचर्ड स्केल। ओके, और इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी इज द डिस्ट्रक्शन कोज्ड बाय अर्थक्वेक। कितना ज़्यादा उसने नुकसान किया है भूकंप ने, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम मेज़र करते हैं मर्कली स्केल से। सी ये दोनों फैक्ट आपके एग्जाम पर्पस के इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, कि भैया ये अर्थक्वेक हो ही क्यों रहा है। हमने बताया डिस्टर्बेंस हो जाती है। डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है, डिस्टर्बेंस के क्या क्या कारण हो सकते हैं। डिस्टर्बेंस के मेजरली 3 कारण हो सकते हैं, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स, ह्यूमन एक्टिविटी और वॉल्केनो। सबसे पहले हम वॉल्केनो पढ़ लेते हैं बिकॉज इट इज़ बेसिक और हमने काफ़ी बारी पढ़ भी लिया है। सी दिस इज एस्थेनोस्फीयर। अगर ये हमारा जो है अर्थ सरफेस है तो यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर है, हमने पढ़ा था एस्थेनोस्फीयर के अंदर मैग्मा होता है। ये मैग्मा जब ओवरलोड हो जाता है तो ये बाहर आने की कोशिश करता है, और जब ये बाहर आकर ऐसे ऐसे फट जाता है तो ये लावा बन जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं। अब जब ये लावा बाहर आ रहा है, ये मैग्मा बाहर आ रहा है, तो इसके आसपास यहाँ पर रॉक्स भी तो होंगे ना, क्योंकि ये अर्थ का इंटीरियर है, यहाँ पर भी कुछ कुछ रॉक्स होंगे। तो ये अपनी जगह बनाने के लिए इन जो पत्थर हैं इनको थोड़ा थोड़ा खिसकाने की कोशिश करता है मैग्मा, जिसकी वजह से ये पत्थर जो हैं कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, इनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है या इनके ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से देयर विल बी अ ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, यानी कि ये रॉक्स जो हैं टूट जाते हैं। रॉक्स की टूटने से डिस्टर्बेंस होती है, डिस्टर्बेंस से स्टेन एनर्जी, एनर्जी से रिपल इफेक्ट से अर्थक्वेक। ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, यानी कि ह्यूमन ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या होगा, रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी। इसमें क्या होता है, सी इफ दिस इज़ दिस इज़ अ रिवर। ठीक है, ये ऐसे ऐसे रिवर जो है फ्लो कर रही है। अब लेकिन हम आदमी हैं, हमने सोचा कि हमें भाई हाइड्रो पावर चाहिए, हमें जो है इस पानी का, गिरते हुए पानी का थोड़ा सा यूज़ करते हैं एंड वील जनरेट हाइड्रो पावर। तो हमने यहाँ पर क्या है, डैम बना दिया। ठीक है, इस डैम की वजह से क्या हो रहा है, अब ये पानी जो पहले फ्रीली फ्लो कर रहा था अब यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, ऐसे ऐसे इकट्ठा हो रहा है। इस पानी के इकट्ठे होने की वजह से जो इसके नीचे, पानी के नीचे यहाँ पर जो भी पत्थर हैं इन पे जो है प्रेशर बढ़ गया है, प्लस ये जो पानी है अब ये ज़्यादा डीप इनर लेयर्स के अंदर जाएगा,
इसके ज़्यादा अंदर जाने की वजह से जो है ये ज़्यादा स्लिपरी हो गया है। ये जो पत्थर हैं नीचे वाले ये ज़्यादा स्लिपरी हो रहे हैं। ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा स्लिपरी की वजह से क्या होता है, ये आपस में भिड़ते हैं। इनके भिड़ने से डिस्टर्बेंस होती है, डिस्टर्बेंस से अगेन द फ्लो गोस। दूसरा ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटी क्या हो सकता है, कोलैप्स। कोलैप्स क्या है, सी इफ़ दिस इज़ आवर अर्थ सरफेस, ठीक है, यहाँ पर अगर हमें पता लगा कि यहाँ पर कोई मिनरल है तो हमने यहाँ पर माइनिंग करी और जो भी गोल्ड चांदी सोना कुछ भी था वो हमने निकाल लिया। लेकिन फिर हमें पता लगा कि इतने एरिया में मिनरल है भाई साहब, हमने ये भी निकाल लिया। हमें पता लगा इतने एरिया में मिनरल है, हमने ये भी निकाल लिया। तो इसका वजह से यहाँ पर ये जो एरिया है ये खोखला हो गया। खोखला होने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। इस वैक्यूम की वजह से क्या होता है, ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको अब सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सपोर्ट ना मिलने की वजह से ये जो लेयर है ये कोलैप्स हो जाती है। कोलैप्स होने की वजह से यहाँ पर भी क्या आ गया है, अर्थक्वेक जैसा लगता है। और वो लेकिन वो एक्चुअल में देखा जाए तो वो अर्थक्वेक नहीं है, वो एक क्या है, कोलैप्स है। लेकिन हम उसे अर्थक्वेक में काउंट करते हैं। सच अर्थक्वेक दैट हैज़ बीन कम टू फोर्स बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है। थर्ड क्या है इसका, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में क्या होता है, अगर ये हमारा अर्थ सरफेस है तो जो भी ये न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह होते हैं ये हम लोग अर्थ की सरफेस पे नहीं टेस्ट करते हैं। क्यों, ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, अर्थ की डीप लेयर्स के अंदर जो है इसको टेस्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पर बॉम्ब रखेंगे या जो भी जो है रिएक्शन यहाँ पर करवाएंगे और टेस्ट करेंगे ये चल रही है सही या नहीं चल रही है। जैसे यहाँ पर अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसके आसपास यहाँ पर भी तो पत्थर है ना भाई साहब। तो यहाँ पर रिएक्शन होने की वजह से, ये बॉम्ब फटने की वजह से इन पत्थर पर स्ट्रेस पड़ता है। वही अगेन द साइकिल गोज, स्ट्रेस पड़ा, डिस्टर्बेंस हुई, डिस्टर्बेंस से क्या हुआ, स्टेन एनर्जी, स्टेन एनर्जी से रिपल इफेक्ट, रिपल इफेक्ट से अर्थक्वेक। सी हमने क्या पढ़ लिया है, ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, वोल्केनो पढ़ लिए हैं। अब तो जो इसका मेजर फैक्टर है वो है टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। अब हम वो पढ़ेंगे, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा पूरा अर्थ है ये एक प्लेट नहीं है, पूरा एक रॉक नहीं है, बल्कि ये मेजर काफ़ी सारी जो है रॉक्स की प्लेट से बना है। ठीक है, काफ़ी सारे रॉक्स हैं जो ऐसे जिगजैग पैटर्न के अंदर यहाँ पर जुड़े हुए हैं और उससे हमारा पूरा अर्थ बन रहा है। ठीक है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट है वो 3 टाइप की हो सकती है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। ये क्या है कि अगर दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, एक दूसरे से, सॉरी माय मिस्टेक, अगर डाइवर्जेंट क्या है, अगर दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। अगर दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं उसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंट। अगर दो प्लेट्स आपस में स्लाइड कर रही हैं तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स। सी अगर ये दो प्लेट्स हैं, ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है और ये प्लेट नंबर 3 है। अगर प्लेट नंबर 1 एंड 2 एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये प्लेट 2 जो है वो 1 की तरफ खिसक रहा है, जब ये यहाँ से सरकेगा तो इसका मतलब ये 3 से दूर भी तो जा रहा है ना, 3 से भी तो दूर जा रहा है, इसको देखेंगे अगर हम। तो यानी कि जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्रोसेस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों इकट्ठे ही हो रहे होते हैं। ठीक है, जब भी डाइवर्जेंट होगा तब उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनेंगे, फॉल्ट लाइन बनेगी या फिर रिजेस बनेंगी। जब भी कन्वर्जेंट मूवमेंट हो रही होगी तो उसके अंदर माउंटेन बनेगा, वॉल्केनो बनेगा, और अगर ओशनिक प्लेट इन्वॉल्व है तो ट्रेंचेस बनेंगी। जब भी ट्रांसफॉर्म जो है मूवमेंट हो रही है तो उसके अंदर भी फॉल्ट लाइन बनेगी। ठीक है, अब ये जो कन्वर्जेंट मूवमेंट है ना, ये भी आगे 3 टाइप की होती है। ये क्या हो सकता है, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंटल प्लेट की टक्कर हो रही है, कॉन्टिनेंटल टू ओशियानिक प्लेट की टक्कर हो रही है, ओशन टू ओशन की टक्कर हो रही है। कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल का बेस्ट एग्जांपल क्या है, इंडिया कोलाइडिंग विद एशिया। सी जो इंडिया था ना वो पहले एशिया का पार्ट नहीं था, इंडिया वॉज पार्ट ऑफ अफ्रीका बिफोर। यानी कि अगर ये अफ्रीका है तो इंडिया वॉज समवेयर हेयर। ठीक है, और यहाँ पर ये था हमारा एशिया विदाउट इंडिया। तो यहाँ पर इसमें आफ्टर बिफोर काफ़ी बिलियन ईयर साल पहले जो इंडिया है उसने स्टार्ट किया टू मूविंग टूवर्ड्स एशिया, और ये यहाँ पर जाकर टकरा गया इस एशिया से।
जैसे ही ये टकराया तो यहाँ पर क्या है, हिमालयास फॉर्म हुए, यानी कि क्या फॉर्म हुए, हिमालय माउंटेन। मैंने आपको बताया ना, जब भी कन्वर्जेंट मूवमेंट हो रही होगी तो माउंटेन्स क्रिएट होंगे, वोल्केनोस क्रिएट होंगे, और अगर ओशियानिक प्लेट है तो ट्रेंचेस भी क्रिएट होंगे। ठीक है, ये हो गया कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल मूवमेंट। कॉन्टिनेंटल टू ओशियानिक मूवमेंट क्या है, यानी कि इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं व्हेन अमेरिका कोलाइडेड विद द पैसिफिक प्लेट। सी इफ दिस इज अमेरिका, सदर्न अमेरिका है ये, और यहाँ पर अगर हमारी पैसिफिक प्लेट है, ठीक है, जब ये दोनों आपस में टकराई हैं, इसकी वजह से यहाँ पर जो है, इसकी पूरी जो वेस्ट साइड है, यहाँ पर माउंटेन्स बन गए हैं जिनको हम एंडीज़ के नाम से जानते हैं। अब ये पूरी मूवमेंट कैसे होती है, सी इफ दिस इज, अलग कलर ले लेते हैं, अगर ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये हमारी अगर ओशियानिक प्लेट है, ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो मैंने आपको बताया था कि जो ओशियानिक प्लेट है उसकी डेंसिटी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट। जब ये दोनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ जा रही हैं तो ये कोलाइड करती हैं, और जो डेंसर प्लेट है, जोन सी प्लेट डेंसर होती है, वो नीचे इसमें जो है इससे टकराकर सबडक्ट कर जाती हैं, सबडक्शन हो जाता है इसका, यानी कि ये डीप इनसाइड द लेयर्स चली जाती हैं, डीप इनसाइड द अर्थ चली जाती हैं। ठीक है, सेकेंड, कुछ ऐसा हो जाता है। और जब इस मूवमेंट के टाइम पर यहाँ पर ये देखो, ये नया स्पेस सा बन गया ना, इसे हम बोलते हैं ट्रेंच। और जब ये सबडक्शन हो रहा है, अभी ये जो एक लेयर है ये पूरी की पूरी नीचे इंटरनल में चली गई है, अर्थ सरफेस के इंटीरियर में चली गई है। अब यहाँ पर क्या है, काफ़ी प्रेशर लग रहा है इस पर और काफ़ी हॉट है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से ये मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होकर ये क्या बनेगा, मैग्मा बनेगा। मैग्मा अब एक्सेस में हो गया तो ये बाहर आने की कोशिश करेगा, जब ये बाहर आने की कोशिश करेगा तो ये क्या बनाएगा, वोल्केनो बनाएगा। गॉट इट। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, ओशियानिक प्लेट टू ओशियानिक प्लेट, इसका एग्जाम्पल होगा फिलीपींस प्लेट कोलाइडिंग विद पैसिफिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक प्लेट, इसी की वजह से जो है फिलीपीन प्लेट और पैसिफिक के टकराने की वजह से ही, या फिर कह सकते हैं अमेरिकाज का भी पैसिफिक के टकराने की वजह से हमारा क्या बनता है, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्या है, सी ये एक हॉर्स शू शेप्ड जो है वोल्केनोज हैं, यहाँ पर सारी जगह पे काफ़ी सारे वोल्केनोज हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरी जगह पे वोल्केनोज हैं। यहाँ पर वोल्केनोज किस वजह से हैं, क्योंकि इधर ये अमेरिकाज प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है, और यहाँ पर फिलीपींस प्लेट है। फिलीपींस प्लेट जो है पैसिफिक प्लेट से टकरा रही है, और अमेरिकाज प्लेट जो है ये भी पैसिफिक प्लेट से टकरा रही है। इनकी टकराने की वजह से यहाँ पर भी माउंटेन्स बन रहे हैं और यहाँ पर भी माउंटेन्स बन रहे हैं। ओके, सो वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स विद रिलेटेड टू अर्थक्वेक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वोल्केनो। सी जो वोल्केनोज हैं ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि आप इसको 3 तरीके से जो है डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्मा, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंसी बता रही हूँ बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वन। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ये 3 टाइप के होते हैं, एक्टिव, डोरमेट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव क्या है, जो अभी मतलब जब तक हम ह्यूमन लाइफ है उसी किसी टाइम में ये फटा हो। ठीक है, यानी कि अभी कुछ 1-2 साल में ही फटा हो ये। डोरमेट क्या है कि ये किसी पिछले 100-200 साल के अंदर फटा हो। एक्सटिंक्ट क्या है कि ये ह्यूमन लाइफ के अंदर हमने फटता हुआ देखा ही नहीं। ठीक है, कि इसका अभी तक कोई हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि ये वोल्केनो कभी फटा है। डोरमेट क्या है कि पिछले 100-200 साल के अंदर कभी ना कभी फटा है। और एक्टिव क्या है कि ये अभी भी एक्टिव है, ये अभी किसी 1-2 साल तो ज़्यादा होगा, मान लो 10-20 साल के अंदर ये फटा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव वोल्केनो। अगर ये नहीं फटा हुआ तो डोरमेट, और एक्सटिंक्ट यानी कि ह्यूमन लाइफ के अंदर इन्होंने देखा ही नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्मा, मैग्मा जो है देखो 2 टाइप का हो सकता है, एसिडिक मैग्मा और बेसिक मैग्मा। सी एसिड बेसिक हो तो आपने जो है 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। जब वो मैग्मा एसिडिक होता है तब हम उसको बोलते हैं मेलाफिक,
जब वो मैग्मा एसिडिक होता है तब हम उसको बोलते हैं फेल्सिक। जब बेसिक होता है तब हम उसको बोलते हैं मैफिक। ठीक है, जो बेसिक मैग्मा होता है उसकी विस्कोसिटी जो है लो होती है। विस्कोसिटी क्या होता है, जो चिपचिपापन नहीं बोल देते हम, गाढ़ापन बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। वेरस जो एसिडिक मैग्मा है उसकी विस्कोसिटी हाई होती है। देखो, अगर चीज़ जितनी ज़्यादा गाढ़ी होगी तो वो उतना कम फैलेगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एसिडिक मैग्मा कम दूर तक ट्रैवल करता है, इसकी जो मूवमेंट है ये कम होती है। वेरस बेसिक मैग्मा की मूवमेंट जो है ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर हम एसिडिक मैग्मा के बेसिस पे देखें, एसिडिक मैग्मा के बेसिस पर जो वोल्केनोज हैं वो फर्दर 2 टाइप्स के हो सकते हैं, स्ट्रैटा या कॉम्पोसाइट वोल्केनो। इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमारा वेंट, यहाँ पर जो है जहाँ से मैग्मा निकल रहा होता है उसे हम बोलते हैं वेंट। इस वेंट से मैग्मा निकल रहा है, अब ये ऐसे निकला, अब ये सिंस दिस इज़ एसिडिक मैग्मा तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा क्योंकि इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये यहाँ पर ऐसे ऐसे जाता है और ये जम जाता है। ठीक है, फ्रीज़ हो जाता है। फिर दोबारा नया मैग्मा निकलता है, वो भी ऐसे बाहर तक जाता है और ये फ्रीज़ हो जाता है। फिर जो है नया मैग्मा निकलता है, वो इसके ऊपर तक ज़्यादा दूर तक जाता है और ये ऐसे फ्रीज़ हो जाता है। तो इसकी वजह से जो स्ट्रैटा वोल्केनो होते हैं उसके अंदर आपको अलग अलग लेयर्स मिलती हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैटा। ठीक है, दूसरा इसका क्या होता है, कैल्डेरा। कैल्डेरा क्या होता है कि ऑलरेडी कोई आपके पास मान लो ऐसे ऐसे कॉम्पोसाइट जो है स्ट्रैटा वोल्केनो है, ऐसे ऐसे इसकी जो है हाइट है, ऐसे ऐसे वोल्केनो है। इसको जब वोल्केनो यहाँ से अगर मान लो किसी वजह से टूट गया, कट गया, ठीक है, और ये जो इसका ऊपर वाला जो इसका क्या कहेंगे होन है ये कट गया, तो ये ऐसा ही रह जाता है, ये ऐसा रह जाता है बाद में, और इसकी जो वेंट है ये बंद हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं कैल्डेरा मैग्मा और कैल्डेरा वोल्केनो। जो फेल्सिक होता है, जो मैफिक होता है, यानी कि जो बेसिक मैग्मा होता है उसके अंदर क्या होता है, अगर ये आपका अर्थ सरफेस है, ये वेंट है, वेंट से ऐसे ऐसे मैग्मा निकला, तो अभी ये इसकी विस्कोसिटी कम है तो ये बहुत दूर दूर तक जाके बिछ जाता है, ऐसे ऐसे बिछ जाता है ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शील्ड वोल्केनो या फिर शीट वोल्केनो, या फिर हम इसको बोलते हैं फ्लड बसाल्ट। ठीक है, इरप्शन के बेसिस पे अगर हम अगर इरप्शन के बेसिस पर हम वोल्केनो देखें तो ये 2 टाइप के होते हैं, सेंट्रल टाइप और फिशूर टाइप। सेंट्रल टाइप क्या होता है, यानी कि ये अगर अर्थ सरफेस है, ये इसकी वेंट है, तो ये सिर्फ एक सिंगल वेंट से वो निकल रहा होगा, सिंगल वेंट से, एक ही वेंट से सारा का मैग्मा बाहर आ रहा है, उसे हम बोलेंगे सेंट्रल वोल्केनो। लेकिन अगर यही मैग्मा काफ़ी सारे वेंट से बाहर आ रहा है, 2-3 वेंट आपस में लगे हुए हैं, वहाँ से बाहर आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे फिशूर वोल्केनो। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।